नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एक नए पड़ाव के साथ आ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स सेक्शन हमने कवर कर दिया है। हर एक टॉपिक से हमने थ्योरी पहले कराई, फिर क्वेश्चन कराए, चाहे वो फोर्स सिस्टम हो, उसके इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हो, चाहे रिजल्टेंट की कंडीशंस हो, लामी थ्योरम हो, पैरेललोग्राम लॉ हो, या फिर हमने मोमेंट कपल, हर एक के बारे में 1 बाय 1 थियरी बताया और क्वेश्चन भी खूब ढेर सारा कराया। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। 1, 2, 3 ऐसे लेक्चर वाइज अगर आप देखेंगे आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें हमने फोर्स सिस्टम कवर किया। उसके बाद हमने फ्रिक्शन को डिटेल में किया। फ्रिक्शन बहुत डिटेल में हुआ, हर एक केस को हमने उसमें आपको बताया। उसके साथ साथ फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हुए, लगभग 100-150 क्वेश्चंस हुए हैं। कुछ पार्ट आपके पब्लिश हो चुके हैं जो आप देख रहे होंगे, और कुछ अभी बाकी होंगे, वो भी आएंगे आपके सामने। इसके बाद हमने आपको बताया सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉयड का बहुत क्लियर हमने आपको वीडियो दिया है, हर एक टॉपिक को आप सीखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने लेक्चर हैं बहुत ही शानदार हैं, हर किसी में आपको कुछ नयापन मिलेगा और सारी चीजें बहुत क्लियर ढंग से सीखने को मिलेगी। क्लियर में मतलब आपको ये जानना पड़ेगा कि कब कौन सा एक्सिस और कौन सी वैल्यू ली जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने पूरे डिटेल में कराया है। सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा हुए हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है बीम्स एंड ट्रस। तो बीम को हमने डिटेल में कराया, ट्रस भी हमने डिटेल में कराया है, जितना आपके लेवल तक होना चाहिए। तो हमने बीम्स और ट्रस, स्पेस ट्रस की बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन ट्रस की बात हुई है, उसको हमने आपको डिटेल में कराया है। ठीक है। उसके बाद हमने बीम्स के में ही कंटिन्यू करते हुए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कराया। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार देख लेंगे, दिल खुश हो जाएगा, सारे क्वेश्चन देख के कर ले जाएंगे। उस पे हम क्वेश्चन सीरीज भी ढेर सारे करा रहे हैं और थियरी भी बहुत डिटेल में हुई है। भले ही 6 पार्ट है, पर 6 पार्ट को आप डिटेल में देखें, 1 बाय 1 देखें। पार्ट 1 पहले देखें और पार्ट 6 सबसे लास्ट में देखें, समझ में आ जाएगा सब कुछ, आप फील कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर होता है और क्या उस पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब हर एक पॉइंट को आप समझ पाएंगे। तो स्टैटिक्स ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। एक मशीन्स का पार्ट होता है वो अलग होता है। फ्रिक्शन में हमने एक जनरलाइज केस स्क्रू जैक का या फिर हमने ब्रेकिंग सिस्टम का, ये केस एक साथ कंबाइंड लेके आएंगे। क्लच प्लेट की भी बात होगी। तो फ्रिक्शन का अभी एक और एप्लीकेशन बेस्ड आपका लेक्चर बाकी है। लैडर का केस कराया तो है पर स्पेसिफिक हम उस पर नहीं गए, तो लैडर का केस भी, इन सबको हम एक साथ थियरी कराएंगे। ठीक है, अभी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर और भी जानदार होने वाला है, एकदम नए पड़ाव की शुरुआत होने वाली है। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, जिसको बेसिकली हम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिक्स पोर्शन हो गया, डायनेमिक्स पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार होगा। आप सब लोग मैक्सिमम लोग को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। सारे वीडियोज हर एक स्टूडेंट तक होना चाहिए, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच का हो, सबके लिए मैकेनिक्स कंपलसरी है। तो फर्स्ट ईयर में आपका होता है, खैर कंपटीशन लेवल पर अगर देखें तो सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप सेमेस्टर लेवल पे अपने यहाँ आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर को भी भेजें, जिससे वो कुछ सीख सकें। आप सब लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी भेज सकते हैं। सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इसको 1 बाय 1 सीखेंगे। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। पूरी डायनेमिक्स के हर एक कोने कोने को हम करेंगे। मोशन से स्टार्ट करके हम कोलिजन तक जाएंगे। तो मोशन स्टार्ट होगा, फोर्स, वर्क, पावर, मोमेंटम, हर एक बात होगी। रोटेशनल मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा।
तो स्टार्टिंग बहुत शानदार। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीजें बहुत शानदार होने वाली, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। घंटी भी बजा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करें और चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाएं। और हम आज शुरू करते हैं। तो शुरुआत, पहली बात, सबसे पहली बात, अभी तक तो हम रुके रुके सारा खेल किए, अब बात होती है मोशन क्या है। सबसे पहला वर्ड है मोशन क्या है। तो कैसे, अगर आप देखें किसी भी चीज को देखें तो आप मोशन में कब कहते हैं और कब मोशन में नहीं कहते हैं। बात यही शुरुआत होती है। जैसे आपके बगल में कोई एक आपके बेंच पर बैठा हुआ है तो आप कहेंगे अरे वो भी रुका है, हम भी रुके हैं, सब चीजें ऐसे ही हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से दरवाजा खोल के आता है तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन में है। तो अब यहां अगर हम सोचे कि क्या हम किसी को मोशन में क्यों कह दिए, मतलब इतनी छोटी सी बात केवल समझिए। कोई बगल में बैठा था, हमने कहा वो मोशन में नहीं है। कोई दरवाजा खोल के आ गया अंदर तो आपने कहा वो मोशन कर रहा है। तो क्या आपने परिवर्तन पाया कि आपने किस बात को लेकर मोशन उसको बोला कि वो मोशन में है। तो ध्यान रखिए, मोशन से पहले एक वर्ड होता है पोजीशन। मोशन से पहले एक वर्ड होता है क्या, पोजीशन। देखिए मोशन जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम पोजीशन समझते हैं कि पोजीशन क्या है। कोई भी बॉडी है, क्योंकि हम यहां बॉडी की एनालिसिस करेंगे, बड़े बड़े जो आपका एक अर्थ को हम पॉइंट मान के, एक पिंड मान के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी पृथ्वी नहीं है। रूम का आप देखें, रूम का ही साइज इतना बड़ा हो जाता है, हम लेटे तो नहीं पहुंचेंगे। हाँ, हॉस्टल का रूम अलग बात है कि हॉस्टल का छोटा हो, तो बहुत बड़ी पृथ्वी पर उसको भी हम एक बॉडी मान के एनालिसिस करेंगे। टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, जिसकी एक आकार है, आकृति है। तो बॉडी के बारे में हमने डिफिनेशन किया है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आप 1 by 1 लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो आपके पास बहुत शानदार मैकेनिक्स का एक नोट्स होगा, एक समझ होगी, और जो आगे सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि पोजीशन क्या है, किसी की स्थिति क्या है। जैसे हम यहां पर कहीं पर हम हैं, वहां से दूसरे जगह के बारे में बता देते कि भैया यहां से 5 किलोमीटर है। तो ये देखिए, यहां से मतलब आपके लिए एक वर्ड रेफरेंस होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर बोल देना सफिशिएंट नहीं होगा। और यहां से 5 किलोमीटर में भी आपको कुछ और बताना पड़ेगा कि उत्तर ओर या दक्षिण ओर, ये क्या। तो जब भी किसी बॉडी की पोजीशन, मोशन को तो अभी हम देखेंगे, मोशन को अभी हम डिटेल में देखेंगे, आपको सब पता भी है। अब देखिए, जब किसी भी बॉडी, ये ऐसे बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसकी पोजीशन बताने के लिए, तो जब भी पोजीशन आप बताने का कोशिश करेंगे तो आप पहले यही बताएं कि कहां से और किधर। तो जो कहां से वर्ड आता है वही ओरिजिन होता है। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन आपका किसी एक रेफरेंस के सापेक्ष उसकी लोकेशन को दर्शाता है। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम सब लोग बताएंगे। तो देखिए, ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने से पहले आपको रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट इधर है, यहां पर आप खड़े होके ऑब्जर्व करते हैं और यहां पर आप खड़े होके ऑब्जर्व करते हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आप यहां खड़े होके ऑब्जर्व करते हैं तो ये अलग चीज है, और यहां खड़े होके ऑब्जर्व करते हैं तो अलग। मतलब पोजीशन जो है वो आपके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो पोजीशन में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब इसमें भी दो बातें हैं। एक तो आप खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं, भैया हम धरती माता पर खड़े हो गए यहां पर और देख रहे हैं इसको, क्या है हाल चाल। तो उसको जब देख रहे हैं तो कुछ बातें आई। अब जब देखे तो जैसे हम ओरिजिन हुए तो दो एक्सिस प्लेन की बात होगी, बहुत 3 डायमेंशनल में हम बातें लेकर नहीं जाएंगे।
थ्री डायमेंशनल का भी और किसी और लेक्चर में सिर्फ 3D पर फोकस किया जाएगा। अब इसी प्लेन, तो जैसे हम खड़े हुए दो एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डिफाइंड हुआ, एक इधर की तरफ एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। अब अगर इसको हम एकदम एग्जैक्टली आपको बताएं, हम हैं यहां पे, हम ही खड़े हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम कहें इसके बारे में एग्जैक्टली बताना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि कुछ कदम x की तरफ जाओ और कुछ कदम y की तरफ जाओ। तो इसका कोऑर्डिनेट x मान लीजिए गए और ये y, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। क्या अगर ये देखता तो वही चीज होता क्या? नहीं, इसके लिए -x होता है। तो ध्यान रखिए पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, और किसी भी बॉडी का पोजीशन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेने पर आपका पोजीशन अलग अलग हो जाता है। किसी के आप दाएं हो सकते हैं तो किसी के वो बाएं हो सकते हैं। क्या उठ के कहीं चला गया? नहीं। जैसे आप सोफा पे बैठे, 3 लोग बैठे हैं, तो जो बीच में होगा एक आदमी उसको दाएं बताएगा, दूसरा आदमी उसको बाएं बताएगा, जबकि बीच वाला कहीं है, वह जहां है वहीं पे है, और बताना दोनों का सही है, ये भी सही है, तो कोई गलत नहीं बोल रहा है। तो जब रेफरेंस बदलेगा पोजीशन आपकी बदल जाएगी। अब रेफरेंस में भी 2 तरीके के रेफरेंस है, एक आपका रुका हुआ रेफरेंस है और एक, अब जैसे हम किसी को देख रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब हम जो बताएंगे, हम चलते चलते अगर किसी के बारे में बताएंगे और अगर हम रुक के देख के बताएं, दोनों एक ही बात होगी क्या? दोनों एक ही बात होगी? नहीं। जब हम स्टेशनरी होके, स्टेशनरी का मतलब हम अर्थ के सापेक्ष उस पर खड़े होके जो चीजें बताएंगे वो आपका अलग होगा, और हम मोशन की सिचुएशन में होंगे तब जो बताएंगे तो वो अलग होगा। तो इसी बेसिस पर 2 तरीके का होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। बात समझ आ रही? तो इनर्शियल जब आपकी रुकी हुई, मतलब जब आप अर्थ के सापेक्ष ऑब्जर्व कर रहे होते, कहीं एक जगह रुक के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब मोशन, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा होता है, जब ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, वो जो चीजें बताएगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। खैर, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर इतना है कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है, वो जो चीजें ऑब्जर्व करेगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और जब ऑब्जर्वर मोशन में है, वो जो आपका ऑब्जर्व करेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। बात समझ में? तो कुल मिला जुला के ये पोजीशन, अब जैसे हम सोफे पे बैठे थे, कोई गेट पर आया, कोई दरवाजे से आया, हम बैठे हैं, हम ओरिजिन है, हम चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ दाएं होंगे, कुछ बाएं होंगे, कुछ सामने होंगे, कुछ पीछे होंगे। जो दरवाजे से आया वो पहले दरवाजे पे था, थोड़ी देर बाद दरवाजे से अंदर हो गया, तो क्या उसकी पोजीशन हमारी नजरों में बदली? क्या हम ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि हाँ पोजीशन सर इसकी बदल रही है? तो पोजीशन क्या थी कि पहले उसकी पोजीशन हमारे हिसाब से दरवाजे पे थी, जैसे पलक झपकाए वो थोड़ा अंदर आ गया तो पोजीशन बदल गया, तभी हमने क्या बोला कि वह मोशन में है। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी बॉडी के टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही, तो हम बोलेंगे कि वह मोशन में है। चेंज इन पोजीशन ही क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। स्थिति में परिवर्तन ही मोशन कहलाएगा। अब मोशन रिलेटिव इसलिए कि हम बैठे थे, वो चला, अब हम दोनों अगर साथ साथ चलते, अगर हम दोनों साथ साथ चलते तो पोजीशन नहीं बदलती। अगर 2 पैरेलल ट्रेन से एक साथ जा रहे हैं, हम इसमें बैठे आप उसमें बैठे हैं, तो हम आपको देख रहे, अच्छा वहीं सामने ही तो हो यार, तुम अभी कहीं गए क्या? नहीं। जो बाहर खड़ा होगा उसे दिख रहा होगा कि दोनों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का, वो बाहर वाला देखेगा कि दोनों की पोजीशन बदल रही है। लेकिन जो दोनों, आप ट्रेन में हम ट्रेन में हैं, दोनों को कहीं किसी की पोजीशन चेंज नहीं दिखेगी। तो पोजीशन चेंज भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुआ कि ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कहां से कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट।
तो ध्यान रखिए, किसी भी पॉइंट का, किसी भी बॉडी का, किसी का भी पोजीशन हम सब लोग उससे क्या बताते हैं, किसी एक पोजीशन वेक्टर से बताते हैं। किससे बताते हैं? पोजीशन वेक्टर से। और पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट से इस बॉडी के सेंट्रॉइड, बड़ी बॉडी है तो सेंट्रॉइड, इस बॉडी के या इस पॉइंट के, सॉरी पॉइंट ही बोलिए क्योंकि सेंट्रॉइड एक पॉइंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी का पोजीशन वेक्टर किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, मतलब किसी रेफरेंशियल फ्रेम में पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पिंड, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। ये क्या कहलाती है? पोजीशन वेक्टर कहलाती है। पोजीशन वेक्टर पोजीशन जो होगा, पोजीशन क्या होगा? पोजीशन किसी एक रेफरेंस प्लेन में किसी एक ओरिजिन, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट बताया जाएगा। उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट। पोजीशन वेक्टर अलग अलग रेफरेंस प्लेन के फ्रेम के लिए अलग अलग होगा। अब जैसे यही अगर इससे पूछें तो ये कहेगा कि भैया तुम गलत बता रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही इसके हिसाब से क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। रेफरेंस पॉइंट ये डिसाइड करेगा कि किसकी क्या पोजीशन है, और वो कैसे डिफाइन करेगा? उस ओरिजिन से उसके सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन बताएगा। यही आपकी पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट हो, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स आई डायरेक्शन में एक्स चलना है और वाई जे होगा। तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स आई की तरफ और वाई जे की तरफ। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर को आई कहते हैं और वाई की तरफ यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? जे। तो ये क्लियर बता रहा कि एक्स कदम आई की तरफ जाओ और वाई कदम आप जे की तरफ जाओ तो आपको ये पॉइंट की पोजीशन मिल जाएगी। मतलब पक्का आप बता रहे हैं भाई, किसी को रास्ता बताना तो एग्जैक्ट बताओ ना। किसी ने कहा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं बताएंगे कि एक्स ऐसे जाओ वाई ऐसे जाओ, हम डायरेक्ट, तो ये एग्जैक्टली ये आपको, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये एक्स है ये वाई है तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई आप खुद भी पाइथागोरस प्रमेय से देख सकते हैं। तो अब हम क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे जाओ और कितना दूर जाओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे में तो आपको ये एंगल बताना पड़ेगा ना कि किस एंगल पर जाएं। तो आप कहोगे सर टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? वाई बाई एक्स। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहां से हम थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अब हम क्लियर कट बता पा रहे, पहले एक रेफरेंस डिसाइड करेंगे, उस रेफरेंस के ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे, वही लाइन पोजीशन वेक्टर को बताएगी। और पोजीशन वेक्टर का मान जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वैल्यू, और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan इनवर्स y बाई एक्स डायरेक्शन में। मतलब आप क्या बता रहे हैं? आप एकदम एग्जैक्ट बता दे रहे हैं कि भैया इस ओरिजिन से ऐसे सीधे जाओ, इस मतलब 42 डिग्री है तो 42 डिग्री पर जाओ, कितना दूर जाओ, इतना दूर जाओ, आपको एग्जैक्टली वो चीजें मिल जाएंगे। तो बात क्लियर हो गई, पोजीशन क्या है? पोजीशन आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। पोजीशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और पोजीशन डिफाइन कैसे होता है? तो किसी भी ओरिजिन से उस बॉडी के सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन ही पोजीशन वेक्टर कहलाती है। और पोजीशन वेक्टर का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। ये बात आप सारी चीजें समझिए। अब मोशन को आप बताइए। अब आप क्या बताएंगे? मोशन के बारे में। तो मोशन अब क्या होगा आपके हिसाब से? तो आप कहोगे सर
चेंज इन पोजीशन। अब जैसे हम यहां खड़े होके ऑब्जर्व किए, ये सारी चीजें हमें दिख रही थी, अच्छा तुम इतने दूर हो, तो उसने कहा हाँ हाँ हाँ, किधर हो, ये भी बता दिया कि हम इधर की तरफ हैं। उसने ये भी बता दिया कि हम कहाँ हैं और किधर की तरफ है। यहां हम ऑब्जर्वर, हम खड़े हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से ऑब्जर्व करने भी ये चीजें हमें पता चल गई। ये आपकी क्या होगी, पोजीशन वेक्टर। बात समझ में? अब पोजीशन वेक्टर आपको मान भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। मान कितना होगा पोजीशन वेक्टर का, अंडर रूट, मान के लिए मॉड लगा के बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स होगा। इसका अगर कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई। ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगर हम देखें कि ये पोजीशन, हम यहीं पर हैं, हमने हम ही बदल लिए, नहीं हम नहीं, हम यहां पर खड़े होके देखें, इसकी अगर पोजीशन बदल रही है, इसकी अगर पोजीशन हमारे सापेक्ष क्या है, बदल रही है, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। अब जैसे यहां के बजाय यहां पहुंच गया, जैसे समय बदला यहां पहुंच गया या कहीं और पहुंच गया, तो बात समझ में आ रही? चेंज इन पोजीशन इज नोन एज मोशन। स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता। अगर आपको लगता है कि किसी की स्थिति आपके सापेक्ष बदली है तो उसमें गति है, अगर स्थिति नहीं बदली है तो उसमें गति नहीं है। बात समझ में आ रही? तो वही बात है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। और कौन बताएगा? रेफरेंस पॉइंट ही सारी चीजें बताएगा। तो कोई भी बॉडी मोशन में कही जाती है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर ये चेंज कर रहा, अपनी पोजीशन बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कोई एक ऑब्जर्वर तो होगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर नहीं होगा तो चीजें, और हर एक ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर मोशन बदलता रहेगा, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिफिनीशन बदलती रहेगी। हम जैसे हम जो कह रहे हैं आपके बारे में, कोई दूसरा वही नहीं कहेगा, दूसरा वही नहीं कहेगा, कोई जरूरी नहीं है, और हो सकता है हम जो कह रहे हैं वही वो भी कह रहा हो, तो ऐसा नहीं है, बात भी सही हो, पर हाँ ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर बदलता रहता है। रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब गति बदल कैसे सकती है, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कई बार पूछे जाते हैं, इसमें सारी चीजें आप बहुत ढंग से समझिएगा। भाई मोशन हमें ये पता है कि हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताड़ रहे हैं, बहुत देर से ताड़ रहे हैं, और ताड़ने में क्या हुआ कि अगर वो वहीं बैठा रह गया, अगर वहीं रहेगा तो हम कहेंगे वो तो नहीं भागा। बात समझ में आ रही? और अगर उठ के चला गया, तो चली गई भी हो सकती है, तो उठ के अगर चली गई तो हम क्या कहेंगे, वो तो मोशन कर रही है, भाग रही है। तो ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अगर स्थिति बदल रही है तो मोशन है। अब स्थिति बदलने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्थिति बदलने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते, उसके हिसाब से मोशन का क्लासिफिकेशन है। तो एक है आपका प्योर ट्रांसलेशन, इसको प्योर ना भी लिखें तो आप समझेंगे यही, प्योर ट्रांसलेशन। और एक क्या है, प्योर रोटेशन। एक हो गया प्योर ट्रांसलेशन और एक प्योर रोटेशन, और एक जनरल प्लेन मोशन हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जनरल प्लेन मोशन। बस अब ट्रांसलेशन क्या है, इसको बहुत ध्यान समझिए। कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, अब हम ऑब्जर्वर हैं, हम क्या हैं, ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर इस समय इसके हर एक पार्टिकल, देखिए बॉडी जो होती है वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और पार्टिकल एक ऐसा कोई भी अवयव है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता पर मास, डायमेंशनलेस मास क्या कहलाता है, पार्टिकल। और इन सबसे जुड़ जुड़ के क्या बनता है, बॉडी।
और बॉडी एक ऐसा शेप है जिसका क्या होगा, आकार, आकृति, आयतन सब कुछ क्या होगा, फिक्स होगा और उसको एक पूरे मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो हम यहां ऑब्जर्वर थे, हम देख रहे थे। किसी एक क्षण हमने देखा अगर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का मान और डायरेक्शन, सॉरी को गड़बड़ कर दिए, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का मान क्या है, इस क्षण हमने किसी एक क्षण देखा, उस क्षण हमें देखने पर यह पता चला कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का मान समान है और दिशा भी समान है। अगले क्षण हो सकता है कि ये अगले क्षण ये इधर उधर जा रहा था, अभी देखा, अगले क्षण इधर जा रहा हो, लेकिन अगले क्षण जब देखें तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का मान और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में, बॉडी किसमें है, प्योर ट्रांसलेशन में। हर एक पॉइंट का अगले क्षण क्या होगा, अभी ये v वेलोसिटी से उधर ही जाए, इधर के जाने के बजाय उधर ही जाए, और अगले क्षण हम देखें कि इसकी वेलोसिटी 2b हो गई, लेकिन इसकी भी 2b हो गई, इसकी भी 2b हो गई। हर एक की वेलोसिटी का मान क्या है, समान। तो जब भी हम देखें, जिस क्षण हम देखें, अगर बॉडी के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी का मान और दिशा समान है तो हम क्या कहेंगे कि वो प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर। बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम किसी को देख, अब इसमें भी दो तरीके का हो सकता है। जैसे अब ट्रेन की ही बात करते हैं, ट्रेन एकदम स्ट्रेट ट्रैक पर चल रहा है, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है ट्रेन। अब जब वो सीधी रेखा में जा रहा है, किसी क्षण हम ऑब्जर्व करें तो हर एक, जितने डिब्बे हैं, जितने सब कुछ सीटें, हर किसी की वेलोसिटी उस समय क्या होगी, सेम। अगले क्षण हो सकता है बढ़ जाए, और अगले क्षण हो सकता है और बढ़ जाए, या घट भी जाए, कुछ भी, लेकिन जिस क्षण हम देख रहे हैं हर एक किसी की वेलोसिटी क्या है, समान है, इसलिए वो क्या हो गया, प्योर ट्रांसलेशन। अब उसी में पहिए को केवल ऑब्जर्व करेंगे तो पहिए का मोशन अलग होगा। पूरी एक ट्रेन को एक सिंगल यूनिट मान के ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें अलग होंगी, एनालिसिस तब अलग होगा। जैसे कार है, तो कार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए केवल कार, एक बॉडी मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट एक्सीलरेशन या किसी एक वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन जब हम उसके एक पार्ट पर जाएंगे, सिर्फ पहिए की एनालिसिस करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके इंजन के फ्लाईव्हील की एनालिसिस करेंगे, तो वो अलग चीजें होंगी। ऐसे एक यूनिट की तरह हम बात करें तो वो आपका मोशन हो। बात समझ में आई? तो प्योर ट्रांसलेशन क्या है कि किसी एक बॉडी का किसी भी क्षण देखा जाए तो हर एक पॉइंट की, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, सेम। अब इसमें भी दो तरीके हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है कि भाई हम एकदम सीधी रेखा में ही मोशन करें, एकदम सीधी रेखा में, और एक होता है कि हम ऐसा मोशन करें कि एक कर्व पाथ पर मोशन करें। जैसे ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पे था, ट्रैक एकदम सीधा था। जब ट्रैक कर्व लेगा, जब ट्रैक आपका क्या करेगा, कर्व लेगा, उस समय आपका मोशन एक कर्व पर होगा। वो कर्व क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। जैसे यहां पे है, तो ये ऐसे हर इस क्षण देखे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम है, पर एक कर्व है, ये रास्ते के टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहां पहुंचे ऐसे, इस क्षण भी हर एक की वेलोसिटी, हर एक के पॉइंट की वेलोसिटी का मान क्या है, समान है, पर ये कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दो तरीके का आपका प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन इसको बोल दें, प्योर ट्रांसलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। द ट्रांसलेशन अलोंग अ कर्व पाथ, वो कर्व सर्कुलर हो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं भाई, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है, ठीक है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा। तो ट्रांसलेशन अलोंग कर्व पाथ इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, और कर्वीलिनियर का बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉल हर समय कभी भी आप देखो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो सेम होती है, पर अलग अलग हर समय अलग अलग ऊपर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय इसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है।
अगले क्षण कुछ और होगा, वो अलग बात। और ये कर्व पाथ पर होता है तो इसलिए क्या हो गया, कर्वीलिनियर मोशन। और एक्चुअल में एसएचएम आपका सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो सर्कुलर मोशन आप जनरली समझिए। तो सर्कुलर मोशन जो आपका है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एसएचएम से ही जुड़ा हुआ है। और एक्चुअल में जो सिंपल पेंडुलम का पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, उसमें जब बहुत कम छोटी सी आप एंगल घुमाते तो स्ट्रेट लाइन मान लिया जाता है। एक कर्व पाथ पर गोलक का रास्ता होता है। तो भाई इसे गोलक लटका दिए हो ऐसे, और यहाँ पे सस्पेंडेड है तो ये रास्ता ऐसे इसे कर्व होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कर्वीलिनियर मोशन। में एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, एसएचएम। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में 1 by 1 मिलने वाली है। रेक्टिलिनियर पूरा डिटेल में और होगा, कर्वीलिनियर में प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर और एसएचएम 3 पार्ट हम आपको कराएंगे। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि कर्वीलिनियर मतलब लीनियर मोशन हो, मतलब ट्रांसलेशन हो पर कर्व पाथ पर हो तो कर्वीलिनियर। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम रोटेशन। तो रोटेशन क्या है भाई, रोटेशन क्या है। अब किसी एक बॉडी को हमने देखा, किसी एक बॉडी को देखा और यहां पर हम एक पिन घुसा दिए। अरे भाई आपका एक कॉपी था, कॉपी में गोला प्रकार घुमा दिए, और गोला प्रकार बीचों बीच पहले घुमाइए। गोला प्रकार को आप एक बीच में घुसा दिए, घुसाते भी थे, गांव में फिरंगी घुमाते रहे होंगे। ऐसे जेट शेप का आप आम के पत्ते का बनाते थे और इसमें नीम की डाल को ऐसे घुसाते, नीम का जो आपका छोटा सा पत्ते का होता है इसे घुसा के और दौड़ते थे। तो जब दौड़ते तो ये ऐसे घूमता था, ऐसे आपका क्या करता था, एक्सिस ऐसी थी, रॉड ऐसी थी। तो जब ध्यान रखिए, जब किसी एक बॉडी, इसके हर एक बॉडी को आप ये बॉडी है ना, ये जेट शेप क्या है, बॉडी है, तो इसका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा हो। ऐसा कोई भी मोशन जिसमें क्या हो कि बॉडी के पार्टिकल्स क्या हो, बॉडी के पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हो, बॉडी के पार्टिकल एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर रोटेशन। जब आप इसको घुमाते हैं तो आप इसका कोई एक पॉइंट, अगर यहां वाला पॉइंट ऑब्जर्व करें तो ये कैसे सर्किल में ही घूमता है। तो ऐसा कोई भी मोशन, जैसे ग्लोब आप ले लेते हैं तो ग्लोब में आप देखते हैं यहां पिन आपका फिक्स होता है, यहां पिन आप फिक्स होता है। किसी एक पॉइंट का अगर हम रास्ता देखें, किसी एक पॉइंट का एक रास्ता देखें तो ये एक सर्कुलर पाथ होगा। बात समझ में आ रही। तो ऐसा किसी बॉडी का इस प्रकार मोशन जो किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो। अब साइकिल को जब आप स्टैंड पर, फुल स्टैंड पे खड़ा करके घुमाएं, तो जब साइकिल को फुल स्टैंड पर खड़ा करके घुमाएंगे उस समय तीली के हर एक पार्टिकल हब के अराउंड घूम रहे होंगे। लेकिन जब आप रोड पर चलाते हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब आप खड़े करके घुमाते हैं, जो आपके ग्राइंड करने आता है, जब आपके चाकू में वो ग्राइंड करने आता है तो ग्राइंडर व्हील को आप देखिए, ग्राइंडर व्हील का एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है, और उसी के अबाउट हर एक पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जब कभी भी मोशन, ऐसा मोशन हो जिसमें बॉडी के हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर, एक वृत्तीय पथ में मोशन कर रहे हो और हर एक सर्किल का सेंटर उस एक्सिस पर हो, हर एक सर्किल का सेंटर क्या हो, उस एक्सिस। जैसे इसके अबाउट अगर हम घुमा रहे हैं तो हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं और सबका सेंटर यही पॉइंट पर है। बॉडी बड़ी सी हो सकती है तो सबका सेंटर ये कहां है, इसी पॉइंट पर है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहे हैं। अब इसमें दो तरीके हो सकता है कि रोटेशन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, जैसे ये रॉड है तो इसी के अबाउट ऐसे घूमना, इसके बीचों बीच वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमना, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस जो सेंट्रोइड से होकर जाए और प्लेन उसके क्रॉस सेक्शन सेंट्रोइडल प्लेन में भी हो, तो ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। और क्या इसी रॉड को हम इसके एंड के अबाउट नहीं घुमा सकते थे क्या, इसी रॉड को इसके एंड के अबाउट ऐसे से घुमाएं, इसी रॉड को जब इसके एंड के अबाउट घुमाया जाएगा तब आपका हर एक पार्टिकल एक सर्किल पाथ में होंगे।
हर एक पार्टिकल हर एक सर्कुलर पाथ में होंगे। इसमें भी इस एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही है, पर वो क्या है, नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट है। इस रोटेशन भी दो तरीके का हो सकता है, किसी रॉड को बीच से घुमाओ, किसी रॉड को किनारे से घुमाओ। बात समझ में? तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है और नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट हो सकता है। ऐसे अगर प्योर रोटेशन का एग्जांपल देखना है तो मोशन ऑफ फ्लाईव्हील देखिए। गांव में जो पंखा आता था धान उसाने के लिए पहले, अब तो खैर इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी फैन को धान उसाने के लिए लाते थे तो उसमें जो ब्लेड घूम रहे होते वो प्योर रोटेशन कर रहे होते। जो आपका सीलिंग फैन है उसके हर एक ब्लेड क्या कर रहे हैं, प्योर रोटेशन कर रहे हैं। जो आपका स्टैंड फैन है उसके हर एक ब्लेड क्या कर रहे हैं, प्योर रोटेशन कर रहे हैं। पंप का इंपेलर आपका प्योर रोटेशन कर रहा है, वो भी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। वो भी क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। किसी एक किनारे से अगर रोटेशन हो तो वो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट दो तरीके का आपका प्योर रोटेशन हो सकता है। ऐसे अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन हो, रोटेशन और ट्रांसलेशन का क्या हो, कॉम्बिनेशन, जैसे प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ रहा है कि हर एक पार्टिकल इसके घूम भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। यही साइकिल का पहिया जब फुल स्टैंड पर था और तब जब घूम रहा था, या गांव में जब आप सब लोग लोहार के यहां पिटाने गए होंगे कोई चीज, जब आप कभी अपनी हंसिया पिटवाने या खुरपी पिटवाने गए हो तो जिसको आप घुमा रहे होते हैं वो सेंट्रॉइडल एक्सिस के बहुत प्योर रोटेशन कर रहा होता है। उसके फैंस भी जो यहाँ इसके ऊपर धागा लगा होगा और जो इसके यहाँ फैन होंगे वो भी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे होंगे, प्योर रोटेशन। लेकिन जब यही पहिया ऐसे घूमते हुए आगे भी बढ़ने लगता है, जब ये रोड पर क्या कर रहा है, घूम भी रहा, आगे भी बढ़ रहा है, तो इस तरह का मोशन क्या है कि सर रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। रोटेशन भी और ट्रांसलेशन। तो अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल प्लेन मोशन या प्लेन मोशन। प्लेन की बात हम जनरली पढ़ेंगे। तो जो रोलिंग है, रोटेशन अलग है, रोलिंग अलग है। टर्निंग और रोटेशन एक ही बात है। टर्निंग और रोटेशन क्या है, एक ही बात है, लेकिन रोलिंग अलग है। तो रोलिंग एक आपका क्या है, जनरल प्लेन मोशन है, क्योंकि रोलिंग में बॉडी रोटेट भी करती है और आगे भी बढ़ती है। जैसे आप इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आप एक सिलेंडर को छोड़ दें तो रोटेशन होता कि यहीं पर ऐसे घूम रहा होता। रोटेशन का मतलब यहीं पर ऐसे आगे आगे पीछे ना बढ़ना, वहीं पर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमते रहना। और अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एज्यूम करिए एकदम आइडियल सिचुएशन, अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उस समय ये सरक जाएगा, ऐसे सरक जाएगा। धरती माता उसको खींच लेंगे, घूमने नहीं देंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन है सफिशिएंट तो ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। तो रोटेशन के साथ साथ आगे बढ़ना क्या कहलाएगा, जनरल प्लेन मोशन। ठीक है, तो अभी हमने मोशन के बेसिक लेक्चर के बारे में सीखा, बेसिक चीजों के बारे में जाना, और भी हम डिटेल में करेंगे। आज के लेक्चर बहुत बेसिक रहा, रेफरेंशियल लेक्चर रहा। आगे के लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे और आप सब लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए। हर कोई इसके बारे में जाने, हर किसी स्टूडेंट तक लेक्चर पहुंचने चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।